Hi students, from this lecture we will start with crystal field theory, right, which will explain bonding in coordination compounds and many of the properties of coordination compounds which could not be very well explained by valence bond theory, right. So crystal field theory को डिटेल में देखने से पहले हम कुछ limitations देखते हैं valence bond theory की, right. वो limitations हम इसमें crystal field theory में अच्छे से समझ पाएंगे. So some of the limitations, some of the limitations of VBT. सबसे पहली लिमिटेशन थी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल डी ऑर्बिटल्स के बारे में ज्यादा बात करी थी, राइट. वी डिडंट फोकस मच ऑन लिगैंड्स, राइट. लिगैंड्स की हमने ज्यादा बात नहीं करी थी VBT में, राइट. सो नॉट much focus on ligands, right. सेकेंड थी क्रिस्टल फील्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कोई डी ट्रांजिशन की बात नहीं करी थी, राइट. डी ट्रांजिशन, नो डिस्कशन ऑन, हम इसमें देखेंगे डी ट्रांजिशन क्या होता है एग्जैक्टली. नो डिस्कशन ऑन डी ट्रांजिशन, ठीक है. और एक पॉइंट था, हमने वीबीटी में देखा था बॉन्डिंग के समय कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल्स में थे वो पेयर अप हो जा रहे थे अगेंस्ट हुन्स रूल, राइट, ऑन अप्रोच ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयर अप कर दे रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, राइट. क्यों कर दे रहे थे उसकी कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं थी, राइट. नो स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, no strong explanation on why some electrons paired up against Hund's rule, right. And it did not talk much on magnetism, right. बल्कि जहां तक कि हमने देखा था मैग्नेटिज्म, हमने देखा था जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो पैरामैग्नेटिक था, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो डाईमैग्नेटिक था, लेकिन राइट. सो इस चीज की ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देती है, राइट. और कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उस पे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं दी थी, ज्यादा बात नहीं करी थी, राइट. नॉट मच explanation on color and magnetism, right. अब हम CFT देखेंगे, राइट. साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि इनमें ज्यादा कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशंस नहीं है एज पर VBT, so they moved towards another theory, right, which was called as crystal field theory. अब crystal field theory क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे, राइट. तो ये सब प्रॉपर्टीज जो हमें VBT ने बहुत अच्छे से नहीं समझाई वो CFT समझा पाई, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू CFT. सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमें एक चीज पता है, मेटल आयन होता है कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, लिगैंड्स होते हैं, इस तरह से, राइट. अब सबसे पहला पॉइंट CFT का ये है कि इट कंसिडर्स electrostatic interactions between ligands and metal, right, or metal ions, due to which the bond between ligands and metal ions is ionic, right, ionic bond which is arising due to electrostatic interactions. So we will write bond between metal ion and ligand are purely ionic, right, arising due to
arising due to electrostatic interactions, right? Electrostatic interactions, राइट। एक चीज हमें पता है कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है, राइट। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी, एज पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव के जैसा इंटरेक्शन है, राइट। सो बॉन्ड क्या है, हमारी आयोनिक है। अब देखिए मेटल आयन तो हमें पता है पॉजिटिव है, राइट। अब लीगैंड जो है, ये देखिए जो लीगैंड है हमारा, लीगैंड दो तरीके के होते हैं, राइट। एक होता है नेगेटिव लीगैंड, राइट, नेगेटिव लीगैंड, और कुछ होती हैं न्यूट्रल लीगैंड्स, राइट। लेट्स राइट इट ओवर हियर, न्यूट्रल लीगैंड्स और नेगेटिव लीगैंड्स। न्यूट्रल लीगैंड्स क्या होते हैं, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, राइट। इनमें चलिए पहले हम ये देखते हैं नेगेटिव लीगैंड्स, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, राइट। ये सब क्या है, नेगेटिव लीगैंड्स। और मेटल क्या है, पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रो, ये जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, राइट, विच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती है। तो यहाँ पे मेटल तो है पॉजिटिव, लीगैंड नेगेटिव होना चाहिए, राइट। नेगेटिव लीगैंड के केस में तो ये नेगेटिव लीगैंड है, समझ आता है। लेकिन अगर न्यूट्रल लीगैंड है तो उस केस में क्या होता है, हमें पता है, तो न्यूट्रल लीगैंड्स होते हैं, दे आर डाइपोलर इन नेचर। इनके दो पोल्स होते हैं, क्यों होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इफ यू रिमेंबर, वाटर ऐसे होता था, इस पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज होता था, राइट, और इस पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता था वाटर एटम्स पे, राइट। अब वाटर पे क्यों होता था पॉजिटिव, इस पे क्यों होता था नेगेटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वाटर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती थी तो ये लोन पेयर अपनी तरफ खींच लेता था, राइट, ड्यू टू विच ऑक्सीजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो दो पोल्स डेवलप हो गए इस तरीके से, राइट। एक हो गया पॉजिटिव एंड एक हो गया नेगेटिव, राइट। सो लिगैंड्स के केस में एज पर दिस थ्योरी क्या था, जो लिगैंड्स के केस में जो इसका जो नेगेटिव एंड होगा वो मेटल को, आयन को फेस करेगा, राइट। सो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगैंड्स। अब क्योंकि इस तरीके की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो होती है वो आयोनिक क्रिस्टल्स में मिलती है, राइट। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पड़ता है, राइट, because such interactions are commonly seen in ionic crystal, right. Such interactions are commonly seen in ionic crystal, right. This theory is named as crystal field theory, right. I hope this point is clear. Whereas हम बीबीटी में क्या कहते थे कि जो बॉन्ड है मेटल और लिगैंड के बीच में वो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट, जहाँ पे क्या हो रहा था, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे, डी, जो सेंट्रल मेटल आयन पे जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स थे वो लिगैंड ऑर्बिटल से जाके ओवरलैप कर रहे थे, राइट। और लिगैंड में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, वो क्या कर रहा था, वो डोनेट कर दे रहा था पूरी तरह से डी ऑर्बिटल्स को। इस तरह से वहां पे बॉन्ड बन रहा था, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। अब हम देखेंगे, सो एक और चीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसिडर्स पॉइंट चार्जेस, राइट, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, राइट, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस थी जिसकी वजह से आपका
यहाँ पे जो बॉन्ड था वो आयोनिक था, राइट? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट. लेट्स डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, लिगैंड के चारों तरफ, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ की क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, राइट? सो सॉरी, ये नेगेटिव चार्जेस इस सेंट्रल मेटल के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, राइट? जो है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या हम देखते हैं, हाउ दिस नेगेटिव फील्ड विल इंटरैक्ट विद d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, राइट? सो बेसिकली क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ये जो नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लिगैंड्स की अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, ये d ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट? दिस इज द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट? अब हमें पता है d ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करने का क्या मतलब है. देखिए d ऑर्बिटल्स, एक फ्री आयन ले लो, राइट, जिस जो कॉम्प्लेक्स में नहीं है, फ्री मेटल आयन ले लो, ट्रांजिशन मेटल, उसमें 5 d ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह से, राइट? और इन सब की एनर्जी सेम होगी. सो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर सकता है. लेकिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या है, क्योंकि इसके चारों तरफ ये लिगैंड्स की फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन d ऑर्बिटल से, जो d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे किस तरह से इंटरैक्ट करती है वो हमें देखना है, राइट? बेसिकली ये क्या करेगी, इन 5 ऑर्बिटल्स को, इन 5 ऑर्बिटल्स को दो के सेट में क्या कर देगी, दो के सेट में स्प्लिट कर देगी, राइट? जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट? और इस क्रिस्टल फील्ड एक बन जाएगा आपका ऐसे, डी और तीन, मान लो 3 डी ऑर्बिटल्स इधर आ गए, एक सेट में ब्रेक हो गए, और 2 डी ऑर्बिटल्स एक सेट में ब्रेक हो गए, राइट? इस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी में, ये मेटल आयन के चारों तरफ, इस तरीके से ये डी ऑर्बिटल्स को इम्पैक्ट करती है, राइट? इट विल split d orbitals into set of 2 different orbitals, mainly 2d orbitals, right? So one set of d orbital will dissociate or split, better word splits, it will split into 2 set of orbitals, like one set and your second set. ये है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट? अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके बारे में और ज्यादा. देखिए ये आपके मेटल आयन है, ये पॉजिटिव है. जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे, राइट, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, राइट? नाउ लिगेंड्स, देखिए लिगेंड्स क्या करेंगे, लिगेंड्स ने क्या करा है, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, लिगेंड्स की वजह से क्या हुई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज generated around metal ion, right? Now how this electric field will interact with metal d orbitals, right? ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्प्लिट d orbitals into set of 2 orbitals, right? और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट? अब ये स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, ये हमें ध्यान देना है. देखिए जब ये लिगेंड्स, राइट, जब ये लिगेंड्स मेटल आयंस को अप्रोच करेंगे, राइट, अब ये दो सेट में किस तरह से स्प्लिट हो गए, राइट? एक चीज होती है जो हमें समझनी है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं मेटल आयन के
चारों तरफ, राइट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होती, राइट, मतलब चारों तरफ एक जैसी होती, राइट, तो जो एनर्जी है, राइट, जो एनर्जी है डी ऑर्बिटल्स की, वो बराबर रेज होती, राइट। इट विल रेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इक्वली, राइट। सो 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स पहले यहां थे, तो 5 के 5 यहां पे पहुंच जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये दो अलग अलग सेट्स में डिसोसिएट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, नेगेटिव लिगैंड्स की, ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, राइट। एसिमेट्रिक फील्ड होती है। अब एसिमेट्रिक फील्ड क्यों होती है? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है, राइट, जो लिगैंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को, ये अलग अलग डायरेक्शन से कर रहे हैं, राइट। डी ऑर्बिटल्स को तो कुछ अलग अलग डायरेक्शन से लिगैंड्स जब अप्रोच करेंगे तो उनका इंटरैक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। अब देखते हैं किस तरह से डिफरेंट होगा। जो लिगैंड्स, राइट, जो लिगैंड्स आमने सामने आ जाएंगे इस तरह से, ये डी ऑर्बिटल है, ये लिगैंड है, राइट। जो लिगैंड डी ऑर्बिटल्स के इस तरह से आमने सामने आ जाएंगे, तो इनमें कौन सी फोर्स होगी? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स में, और जो हमारे जो लिगैंड्स हैं ये तो नेगेटिव हैं ही, राइट। या तो नेगेटिव पोल है इसकी तरफ न्यूट्रल लिगैंड का, या नेगेटिव आयन है, राइट। तो दोनों केस में क्या है? रिपल्सिव इंटरैक्शंस, राइट। दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, और हमें पता है जब भी दो चीजों में रिपल्जन होता है सो इसकी एनर्जी रेज हो जाती है, राइट। अट्रैक्शन होगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, रिपल्जन होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। अब वो लिगैंड्स जो फेस टू फेस सामने आएंगे डी ऑर्बिटल से, उनमें ज्यादा रिपल्जन होगा, सो उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। वेयर एज कुछ लिगैंड्स जो आमने सामने ना होके इस तरीके से बीच में आएंगे, राइट, ऐसे बीच में अप्रोच करेंगे, उनमें रिपल्सिव इंटरैक्शंस कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल डी ऑर्बिटल्स को सीधा सीधा फेस नहीं कर रहे हैं, सो दो नेगेटिव चार्ज आपस में आमने सामने नहीं आ पाए, राइट। सो यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू पहले वाला जहाँ पे ये दोनों आसपास थे, राइट। सो यहाँ पे इस वाले केस में जब लिगैंड्स डी ऑर्बिटल के बीच में अप्रोच करेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे लेस रिपल्सिव इंटरैक्शंस, राइट। सो एनर्जी जो इंक्रीज होगी वो कम होगी, राइट। यहाँ पे आप इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, एनर्जी इंक्रीज वुड बी लेस, राइट। सो ये क्या हो गए? वो लिगैंड्स जो डी ऑर्बिटल्स को फेस टू फेस, देखिए, वो लिगैंड्स जो डी ऑर्बिटल्स के फेस टू फेस आ जाएंगे, वो एनर्जी उनकी यहां चली जाएगी, राइट। और वो डी ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स के बीच में आते हैं, राइट, उनकी एनर्जी कम इंक्रीज होगी, राइट, वो यहां चले जाएंगे, राइट। पहले पांचों के पांचों यहाँ थे, राइट, जो फेस टू फेस आए उनकी एनर्जी ऐसे बढ़ गई, ऊपर चली गई, और जो फेस टू फेस नहीं थे, जो बीच में अप्रोच कर रहे थे डी ऑर्बिटल्स के, उनकी एनर्जी कम बढ़ी, राइट, कम रेज हुई। सो ये क्या हो गए? दो अलग अलग सेक्शंस में स्प्लिट हो गए, राइट। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ये डिपेंड करती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, राइट, इस पे डिपेंड करेगी, राइट, और जो मेटल आयन है इसके चार्ज पे डिपेंड करेगी, राइट। अब देखिए, कुछ लिगैंड्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिएट करेंगे, कुछ लिगैंड्स टेट्राहेड्रल फील्ड क्रिएट करेंगे, कुछ स्क्वायर प्लेनर फील्ड क्रिएट करेंगे, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट स्प्लिटिंग वुड बी डिफरेंट,
डिफरेंट, राइट, और एनर्जी जो इंक्रीज होगी ऑर्बिटल्स की दैट वुड आल्सो बी डिफरेंट, राइट। सो हम फटाफट से देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, राइट। ऑक्टाहेड्रल किस तरह का होता है, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हमें ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स की जब हम बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, राइट। और 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर, राइट। सो इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर अलोंग द एक्सिस, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, दे आर अलोंग द एक्सिस। इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, राइट। और जो लिगेंड्स होते हैं ये होते हैं ऑन द एक्सिस, इनकी लोकेशन कहाँ होगी, ऑन द एक्सिस, राइट। सो वो ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस हैं उनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इंटरैक्शंस होंगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी ज्यादा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में, और जो बीच में है उनके बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शंस कम होंगी, उनकी एनर्जी कम इंक्रीज होगी, राइट। दिस इज हाउ इट गोस। अब देखिए इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाते हैं, राइट। देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, आपका एक लिगेंड यहाँ होगा, राइट। ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, राइट। हर एक फेस पे 6 फेसेस, सॉरी 8 फेसेस होते हैं और 6 वर्टिसेस होती हैं, राइट। 6 वर्टिसेस एंड 8 फेसेस। सो एक वर्टिस ये है, यहाँ पे हमें लिगैंड मिलेगा, एक वर्टिसेस यहाँ पे है, यहाँ हमें मिलेगा, एक यहाँ पे है वर्टिस, यहाँ लिगैंड मिलेगा, यहाँ भी लिगैंड मिलेगा, राइट। और एक यहाँ पर है ऑक्टाहेड्रल के, यहाँ पे भी हमें लिगैंड मिलेगा, और यहाँ पे भी हमें लिगैंड मिलेगा, राइट। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो होगा सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल के, यहाँ पे पॉजिटिव, राइट। अब हम ये देखते हैं, देखिए एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल, राइट। इसको यू जस्ट शुड प्रैक्टिस हाउ टू मेक दीस डायग्राम्स, राइट। तो एक ट्राइंगल आप ऐसा बनाएंगे, सॉरी, राइट। एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, राइट, इस तरह से लिगेंड पे, राइट। और एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, राइट, इन्वर्टेड, इसी का उल्टा बन रहा है ये ट्राइंगल, राइट। एक कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। सो एक्सेस देख लीजिए, राइट, क्योंकि हमें अप्रोच भी देखना है लिगेंड्स का किस तरह से होगा, राइट। ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, ये नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, राइट। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इंटरैक्ट करेगी वो हमें देखना है, एक ये है,
ये है और एक ये है, राइट। अब जो लिगैंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, राइट, देखिए एक ये लिगैंड है अलोंग द एक्सिस, राइट, एक ये लिगैंड है अलोंग द एक्सिस, राइट। और यहाँ पे हमारे कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं अलोंग द एक्सिस, ये दोनों ऑर्बिटल्स, राइट। ये वाला ऑर्बिटल कैसा दिखाई देता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं इस तरह से। और ये वाला ऑर्बिटल कैसा होता था, ये होता था अलोंग द जेड एक्सिस, राइट। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो इसकी ये एक्स वाई प्लेन में होती है इसकी, राइट, फील्ड। नाउ अब देखिए जो ये लिगेंड्स हैं, राइट, ये अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं इस सेंट्रल मेटल आयन को, राइट। ये कौन से लिगेंड्स होंगे, राइट, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अप्रोच करेंगे जो, राइट, ये वाले ऑर्बिटल्स जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। ये वाले ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी ज्यादा रेज हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि जो लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं वो इन ऑर्बिटल्स को फेस करेंगे, राइट। और इनकी बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। सो ये दोनों ऑर्बिटल्स एनर्जी, इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि दे आर these orbitals are along the axis and the direction of approach of ligands are also along the axis, right? So इनकी एनर्जी ज्यादा रेज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर लिगेंड्स जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस है इस तरह से। अगर आप सिंपली देखेंगे ये यहाँ पे है इस तरह से, राइट। और लिगेंड्स कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स हमारे इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, राइट, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं लिगेंड्स, राइट। सो जो डी ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस हैं, राइट, ऐसे करके है जो, उन पे ज्यादा रिपल्सिव इंटरेक्शंस होगा, राइट। वो कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। वेयर इज जो ऑर्बिटल्स ऐसे बीच में है, राइट, ये जो है, और डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ लिगेंड्स ये है। अब इनके बीच में और इनके बीच में जो अप्रोच है वो, सॉरी, जो इंटरेक्शन है वो लेस होगा, कम रिपल्सिव इंटरेक्शन होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इनकी एनर्जी कम इंक्रीज होगी, राइट, दिस इज इट। सो इस तरह से जो डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे, मतलब जिनकी पांचों की एनर्जी सेम थी, वो दो अलग अलग सेट में टूट गए। एक सेट हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का, राइट, जो लिगेंड्स को फेस कर रहे हैं जो अलोंग द एक्सिस है। और एक सेट हो गया इन तीनों ऑर्बिटल्स का, राइट, जो लिगेंड्स को फेस नहीं कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, इसको, राइट। इसीलिए वो लिगेंड्स इनको, इन ऑर्बिटल्स को फेस टू फेस अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस नहीं है, बिटवीन द एक्सिस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम जैसा हमें ड्रॉ करना है एग्जाम में, राइट, showing the octahedral splitting, showing the splitting in octahedral field। देखिए 5 एटम्स हैं, सॉरी 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, 3 4 5। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 5d ऑर्बिटल्स, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। अब अगर सिमेट्रिक फील्ड होती तो इनकी एनर्जी बराबर रेज हो जाती इस तरह से, 1 2 3 4 5, राइट। लेकिन इनकी एनर्जी बराबर रेज नहीं होगी, राइट। जो जो मेटल ऑर्बिटल्स, जो लिगेंड्स मेटल ऑर्बिटल्स को फेस टू फेस अप्रोच करेंगे, दैट इज जो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे, उनकी एनर्जी इस तरह से बढ़ जाएगी,
राइट। ये दो मेटल ऑर्बिटल्स हैं, कौन से हैं, dx² - y² और dz², राइट। और जो ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस हैं, राइट, उनको लिगेंड्स फेस टू फेस अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि लिगेंड्स हमेशा अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। तो ये एक सेट हो गया, राइट। सो जो डीजेनरेट थे वो दो अलग अलग सेट में स्प्लिट हो गए, डी ऑर्बिटल्स। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। और इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिनोटेड बाय डेल्टा ओ। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, राइट। इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड splitting energy, right? I hope this is clear, right? This is very important, right? Now let's do some more things in this lecture only, right? ये तो हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे हुई, राइट। डी ऑर्बिटल्स जो जिनकी सेम एनर्जी थी, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, वो कैसे अलग अलग ग्रुप्स में ब्रेक हो गए, राइट। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से, और ये इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये पॉइंट है, इसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर, राइट। अब देखिए जो मीन एनर्जी होगी वो सेम होती है। देखो होता क्या है, जो ये जिनकी एनर्जी रेज हुई, उनकी एनर्जी 0.6 से रेज हो जाती है, राइट। और इनकी एनर्जी 0.4 से नीचे चली जाती है, डेल्टा 0 डेल्टा, राइट। सो मीन एनर्जी 0.6 + 0.4 1 ही रहेगी, राइट। सो इनकी एनर्जी बढ़ गई, और ये हम नेगेटिव में दिखाते हैं, इनकी एनर्जी नीचे चली गई, राइट। सो मीन एनर्जी सेम रही। ये कौन से ऑर्बिटल्स थे, इस सेट को हम बोलते हैं, ऊपर वाले को, इसको हम बोलते हैं ईजी सेट, राइट। और इस वाले सेट को हम बोलते हैं T2G सेट, राइट। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें कौन कौन से थे, dxy, dyz, dzx, राइट, बिटवीन द एक्सिस। इसमें कौन से थे, dx² - y² and dz² along the axis. These are between the axis, right? I hope this is clear. Now, अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, राइट। CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट थिंग इज जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, फील्ड, दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड्स, राइट, field produced by ligands, राइट। और दूसरी चीज जो है वो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, राइट। सेंट्रल मेटल आयन पे जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, और फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, उतनी ही ज्यादा ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, ये एनर्जी गैप उतना ही ज्यादा होगा, राइट। सो फील्ड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, राइट। सो वो लिगेंड्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो ये एनर्जी गैप ज्यादा कर देते हैं, कुछ लिगेंड्स, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, राइट। और कुछ लिगेंड्स होते हैं जो ये स्प्लिटिंग, ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये कम रहता है स्प्लिटिंग के केस में, राइट। दैट इज व्हाट वी मीन इज that some ligands, right, will produce less gap, राइट, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस होगी, वो किस केस में होगी, उस केस में होगी जिस केस में जो लिगेंड्स हैं हमारे वो
weak field ligands, right? So based on this, we have strong field ligands, right? The strong field ligands which will produce large splitting, right? कुछ होंगे weak field ligands, right, which will produce smaller splitting, right? अब based on experiments, right, based on experiments of absorption of light by various complexes, एक series बनाई गई, right, in the increasing order of the field, right, which is which is arranged in series in increasing order of field strength, right? वो series है, series में इस तरह से है, like iodine, bromide, right, then you have thiocyanate, right, then you have Cl, S2 minus, इस तरीके से ये पूरी सीरीज है, right, which is in increasing order of field strength, right? उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. This is important. Spectrochemical series, right? Spectrochemical series में ligands are arranged in increasing order of field strength, right? ये जाते जाते जाता है आपका, आखिरी में आएंगे Cn minus Co, right? These are strong field ligands. जो शुरू में है वो weak field ligands है, right? क्योंकि field strength बढ़ रही है, right, इस डायरेक्शन में. So इस डायरेक्शन में बढ़ रही है field strength. So जो शुरू में है ये weak field ligands हैं, जो आखिरी में है like cyanide, CO, ये हमने VBT में भी पढ़ा था, ये क्या है, ये strong field ligands. Strong field ligand होगा, so वो crystal, ये जो gap है जिसे हम crystal field splitting energy बोलते हैं, ये ज्यादा होगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, right? Whereas weak field ligands वो कम gap प्रोड्यूस करेंगे, right, which we call as crystal field splitting energy, right? So this is your spectrochemical series, right, in which ligands based on the field strength are arranged in increasing order, right? This is important. अब देखिए based on this एक चीज होती है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है D1 कॉम्प्लेक्स, दिस D1 कॉम्प्लेक्स का मतलब है वो कॉम्प्लेक्स जिसके d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो सीधा सीधा जाके यहाँ पे जाके इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक? अगर D2 होगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, अगर D3 कॉम्प्लेक्स होगा तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक? लेकिन अगर D4 कॉम्प्लेक्स है, राइट, वो कॉम्प्लेक्स जिसके d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, अब वो चौथा इलेक्ट्रॉन जंप करके Eg ऑर्बिटल में चला जाएगा या T2g में ही रहेगा, राइट? ये क्या चीज डिटरमिन करेगा, राइट? हमें कैसे पता लगेगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन विल गो इन Eg और विल रिमेन इन T2g? क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन और डाल सकता हूँ ऑर्बिटल में, राइट? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट? अब जब एक ऑर्बिटल में, अगर ये आपका एक ऑर्बिटल है, राइट, अगर एक ऑर्बिटल में मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन डालता हूं, राइट, सो इन दोनों के बीच में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन होता है, राइट? अब रिपल्जन से ये इसको बाहर निकाल के फेंक सकता है, राइट? सो कुछ एनर्जी चाहिए होती है, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल, राइट? उस एनर्जी को हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, राइट, डिनोटेड बाय, उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, डिनोटेड बाय P, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको याद रखना है. अब ये इलेक्ट्रॉन, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इस केस में, ऊपर जाएगा, Eg में जाएगा या यहीं रह जाएगा, वो डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे, राइट? नाउ अगर देखिए, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, राइट, दैट इज अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, राइट, पेयरिंग एनर्जी अगर इस यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है इन ऑर्डर टू मेंटेन
इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ईजी पे चला जाएगा, राइट, इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, राइट। सो इस केस में इलेक्ट्रॉन will jump to EG set of orbitals, right, whereas अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, राइट, इस केस में अब पेयरिंग एनर्जी कम है, राइट, इन कंपैरिजन टू दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दिस बिग गैप जब कम है, पेयरिंग एनर्जी जब कम रिक्वायर है, राइट, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल, राइट, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट, अब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इन ऑर्डर टू जंप टू ईजी ऑर्बिटल, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं यहीं बैठा रहता हूँ, राइट, यहाँ पे आके पेयर अप हो जाएगा, राइट। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप इन T2G orbital, right? I hope this concept is clear. So you need to remember what is pairing energy and what is crystal field splitting energy, right? Now फर्स्ट वाले केस में, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, फर्स्ट वाले केस में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर आप लिखेंगे किस तरह से लिखते हैं इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला जो है इसकी हम एनर्जी इस तरह से लिखेंगे, देखिए T2G में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और EG में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, और इस केस में जब पेयरिंग एनर्जी कम थी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, राइट, उस केस में क्या होगा, ये यहीं पे बैठा रहेगा और ये मूव नहीं करेगा यहाँ से, राइट। इस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी T2G 4 एंड EG 0, यहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन जंप होगा, राइट, लेट्स जस्ट राइट इट, आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है बहुत बार, राइट, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट, दिस थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, एंड इफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर तब क्या होगी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगी, T2G 4 EG 0, राइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे ये हम बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, राइट, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड कैसी होगी, हम वो देखते हैं, राइट, CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड में would be exactly opposite of your octahedral field, राइट, उसमें क्या होगा, जो EG सेट था, राइट, वो नीचे आ जाएगा और T2G सेट था वो ऊपर चला जाएगा, राइट, इस तरह से, एक दो तीन, एक, और यहाँ पे एक, राइट। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड किस तरह की होती है अगर हम बनाना चाहें, ये एग्जैक्टली रिवर्स क्यों हो गया ये हम देखते हैं अभी, सॉरी EG, और ये कौन से हैं, dx² - y² dz², और ये है तुम्हारे dxy dyz dzx, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच पे ही ये स्प्लिटिंग थी, राइट, अगर हम एक क्यूब लेते हैं, let's write the center,
राइट। इस तरीके से अगर हम क्यूब लेते हैं, राइट, सो लिगेंड्स कहाँ होंगे? एक लिगेंड, लेट्स डू इट विद राइट कलर, एक लिगेंड मान लो यहाँ पर होगा, राइट, एक होगा यहाँ पर, राइट, एक होगा आपका यहाँ पर, राइट, और एक होगा यहाँ पर, राइट। टेट्राहेड्रल फील्ड है, कहने का मतलब 4 लिगेंड्स हैं इस केस में। यहाँ पे अगर आपका मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन पे 4 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, राइट। सो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होगी इस तरह से, रिवर्स होगी इट्स कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी होगी वो क्या होगी? लेस होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी लेस होगी, दैट इज डेल्टा टी would be, it would be 2/2 of this। क्यों होगी अब ये देखते हैं। पहला तो रीजन ये है, वी हैव लेस लिगेंड्स, राइट, यहाँ पे हमारे पास लेस लिगेंड्स हैं, इसीलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, एक तो रीजन ये है। अब देखिए जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है, राइट, जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है वो वो फेस टू फेस नहीं होगा टेट्राहेड्रल के केस में, वो हमेशा बिटवीन द एक्सेस होगा, राइट। अब जो T2G है, T2G ऑर्बिटल्स जो बीच में होते हैं, राइट, बिटवीन द एक्सेस होते हैं, राइट, उनके उनसे थोड़ा क्लोज होते हैं ये लिगेंड्स जब ये अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सो जो T2G ऑर्बिटल्स होंगे इनकी एनर्जी ज्यादा रेज हो जाएगी, तो ये ऊपर चले जाएंगे। वेयर इज जो dx² माइनस वाई स्क्वायर है, राइट, जो dx² माइनस वाई स्क्वायर है, इस तरह से कि जो जो अलोंग द एक्सिस थे उनसे थोड़ा दूर रहते हैं लिगेंड्स, राइट। सो रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, सो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, कम रेज होगी, राइट। इसीलिए ये Eg यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पे ऊपर चले गए। फेस टू फेस क्रिस्टल फील्ड, टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग नहीं होती है, राइट, फेस टू फेस अप्रोच नहीं करेंगे लिगेंड्स टू d ऑर्बिटल्स। just remember this, right? So none of the d orbitals point exactly towards the ligands, right? Just remember this, none of the ligands will approach face to face to d orbitals, right? Therefore smaller splitting of energy will take place, due to which smaller splitting of energy will take place, right? So this is the second point of why delta T is less than delta O। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल के केस में क्यों कम होती है? एक तो ये लेस लिगेंड्स हैं और दूसरा नन ऑफ द लिगेंड्स विल अप्रोच फेस टू फेस, सो ज्यादा रिपल्जन नहीं होगा जैसे ऑक्टाहेड्रल में हो रहा था दो ऑर्बिटल्स के केस में, राइट, ड्यू टू विच स्मॉलर स्प्लिटिंग विल टेक प्लेस, राइट। सो इसमें क्या होगा, ये वाले ऑर्बिटल्स इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएंगे, राइट, और इनकी एनर्जी ऊपर चली गई है, ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, राइट। ऑक्टाहेड्रल के केस में उल्टा हो रहा था, ये अनस्टेबल हो रहे थे और ये स्टेबल हो रहे थे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जो डेल्टा टी है, राइट, ये बहुत कम है, राइट। सो यहाँ पे जो आपके जो लिगेंड्स होंगे, राइट, वो क्या करेंगे, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये एनर्जी कम है, राइट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो ये जंप करके आराम से T2G ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर एक T3 के केस में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे T3 कोई कॉम्प्लेक्स है, कुछ, सॉरी, T3 D3 कॉम्प्लेक्स है अगर कोई, राइट। सो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, राइट। अब तीसरे के लिए हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि यहाँ पे रहेगा या यहाँ रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट, हमेशा कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, राइट। डेल्टा टी would always be less than p, pairing energy, right? third electron and fourth electron will always move to T2G set of orbitals,
राइट। देयर बाय इस केस में हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। जब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, वो कॉम्प्लेक्सेस हमारे होंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, क्योंकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में हमारे पास हमेशा हमेशा क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। वेयर एज ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हो रहा था, अगर पेयरिंग एनर्जी कम थी, राइट, कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सो उस केस में वो नीचे वाले ऑर्बिटल्स में ही रह जा रहा था, तो वो क्या बना रहा था वहां पे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या थे, व्हेन देखिए डेल्टा ओ वाज ग्रेटर देन पी, राइट, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा था यहाँ पे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब डेल्टा ओ ज्यादा था पी से, पेयरिंग एनर्जी से, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ईजी ऑर्बिटल्स में नहीं जा रहा था, बल्कि वो नीचे ही रह जा रहा था, राइट, T2G ऑर्बिटल्स में ही रह जा रहा था। आई एम सॉरी, एक चीज यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के केस में हम जी वर्ड नहीं यूज करते हैं, राइट, यहाँ पे हम सिर्फ T2 और E यूज करेंगे, राइट, जस्ट रिमेंबर दिस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है टेट्राहेड्रल फील्ड में, राइट। ऑक्टाहेड्रल के फील्ड केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए हम उसमें जी यूज करते हैं, राइट। सो these set of orbitals are denoted by T2 and E, राइट। सो डेल्टा यहाँ पे क्या था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा थी, राइट, और उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जा रहा था T2G ऑर्बिटल्स में, राइट। वेयर एज जब डेल्टा ओ लेस था P से, यहाँ पे तब क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो था वो मूव कर जा रहा था ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, सो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उस केस में हमारे पास, तो वो क्या था हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो क्या था हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वो हाई स्पिन, वो क्या करेंगे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, जैसे CN है, ये क्या करेगा, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा, ये जो डेल्टा ओ जो है ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, राइट, ज्यादा गैप हो जाएगा Eg और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो उस केस में क्या होगा, जब ज्यादा हो जाएगा, जब ये वाला फर्स्ट वाला केस बन जाएगा, राइट। सो उस केस में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, राइट। इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, क्योंकि उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, राइट। सो बेटर वो पेयर कर लेता है नीचे वाले ऑर्बिटल्स में। वेयर एज वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, ये सेकंड वाले केस को फेवर करते हैं, जहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, ये सेकंड केस को फेवर करते हैं। उस केस में क्या होगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, राइट। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में क्या होगा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये एक प्रॉपर्टी हमने समझ ली, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट। अब अगर आप कलर समझना चाहते हैं, कलर जल्दी से हम बात करेंगे, इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे वैसे, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे क्या हुआ है, दो डी ऑर्बिटल्स के डी ऑर्बिटल्स बन गए, राइट, दो अलग अलग सेट, ये जैसे ऑक्टाहेड्रल में T2G था, राइट, ये EG था। अब कलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का इसलिए होता है क्योंकि
डी ट्रांजिशन होता है कॉम्प्लेक्सेस में, राइट, ड्यू टू, let's just write it over here, due to डी transition, due to डी transition, complexes are colored, राइट। देखिए डी ट्रांजिशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अभी या अगर कोई इलेक्ट्रॉन ईजी में है या T2G, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिटल में है, राइट, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो भी है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में है, राइट, तो वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, अगर हम उस पर लाइट को फेंकते हैं, राइट, सो लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके, कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके वो अपर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में मूव कर जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमें वो कलर्ड दिखता है। ये जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल टू अनदर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, राइट, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। इसी की वजह से कॉम्प्लेक्सेस विल अपीयर कलर्ड, राइट। इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें हम ज्यादा देखेंगे। और दूसरी एक चीज थी मैग्नेटिज्म, राइट। मैग्नेटिज्म में हम दो बातें करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं डाईमैग्नेटिक, राइट। पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, और डाईमैग्नेटिक में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब हो रहे थे, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब हो रहे थे, व्हेन दिस वाज द कंडीशन, राइट, जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग लेस थी पेयरिंग एनर्जी से, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, वो जंप करके ऊपर चला जा रहा था ईजी सेट में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। तो उस तरह के कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस जिसमें डेल्टा ओ लेस होगा डेल्टा पी से, राइट, पीछे देख लेते हैं, ये देखिए डेल्टा ओ लेस होगा डेल्टा पी से, सॉरी डेल्टा ओ कम होगा पी से, वो कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, राइट, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे और वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे। वीक फील्ड लिगेंड्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। वेयर इज जब ये वाला केस होगा, व्हेन डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, उस केस में इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल्स में ही पेयर अप हो जाएगा, राइट। जब हमारे पास मैक्सिमम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में डाईमैग्नेटिज्म फेवर होता है, राइट। सो इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, राइट, क्योंकि पेयरिंग हो रही है, राइट। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और मैग्नेटिज्म क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, राइट। I hope all this is clear. We'll be doing one more lecture on crystal field splitting, right? But इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें हमने सब कुछ समझा दिया। Thanks.